हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज चेतन बंसल। आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अलजेब्रा। तो हम लोग यूपीएससी सीसेट के बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ यूपीएससी सीसेट पीवाईक्यू सीरीज जहां पे हम पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो अलजेब्रा एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बिकॉज इसमें बहुत एडवांस नहीं है बट काफी क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं एंड समवेयर आप इसको सिंप्लीफिकेशन में भी कई जगह आप देखोगे कि इसको सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में डाला हुआ है, बट आप इसको चाहे अलजेब्रा बोले चाहे सिंप्लीफिकेशन बोले, वन एंड दी सेम। तो स्टार्ट करते हैं। अ ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ। आई हैव रिटन एसएससी सीजीएल 2017। आई गॉट एन रैंक ऑन 60 एंड आई वर्कड एज एन AAO in CAG after being selected through SSC CGL. Apart from that, I have written CAT exam, scored 96.5 percentile and got a rank of 3 in UGC NET Commerce December 2018. तो हम लोग अलग अलग टॉपिक्स, काफी सारे नंबर सिस्टम के सब टॉपिक्स एंड कुछ और टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो यू कैन गो टू माय प्लेलिस्ट एंड वॉच द रिमेनिंग वीडियोस इफ यू हैव स्टिल नॉट वॉच्ड। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हम चलेंगे बैकवर्ड्स 2024 टिल 2020, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। द टोटल कॉस्ट ऑफ, तो बेसिकली देखो अलजेब्रा में यहाँ पे जो है 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, बट जनरली वो है सारे के सारे इन पावर 1, मतलब उसमें स्क्वायर या क्यूब जनरली ये लोग यहाँ पे नहीं पूछते हैं सीसेट में बिकॉज वो ज्यादा एडवांस हो जाता है। ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स, क्या बोल रहे हैं। अब ऑरेंज का, अगर आप एक ऑरेंज का कॉस्ट मान लीजिए, हम मान लेते हैं O। टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस प्लस 6 मैंगोज प्लस 8 एप्पल्स, ये क्या बोल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज प्लस 2 मैंगोज प्लस 5 एप्पल्स। ये एक आपको क्वेश्चन में गिवन है। आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहां पर आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों भी सही हो सकती हैं, दोनों भी गलत हो सकती हैं। ठीक है। अब पहले आप इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे, व्हाट यू विल गेट 4O प्लस 6M प्लस 8A। ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। RHS को जब आप देखोगे तो ये ट्वाइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2O 2 इंटू 2M 4M प्लस 2 इंटू 5A 10A। ठीक है। अब व्हाट वी विल डू, वी विल जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख सकते हैं हम। वी कैन मूव देम टू द राइट एंड लेफ्ट। तो O आ जाएगा लेफ्ट में, 4O माइनस 2O हो जाएगा आपका 2O, देन 6M माइनस 4M आपका हो जाएगा 2M एंड 8 विल गो टू द अदर साइड, इट विल बी 2A। तो 2 जो है हर तरफ से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यू विल बी लेफ्ट विद एन इक्वेशन विच सेज O प्लस एम इज इक्वल टू ए। मतलब एक ऑरेंज की कॉस्ट और एक मैंगो की कॉस्ट को अगर हम ऐड कर दें तो वो एक एप्पल के कॉस्ट के बराबर है। ये हमें एक कंक्लूजन मिल रहा है हमारी इनिशियल इंफॉर्मेशन से। ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस 5 मैंगोज, तो 3O, ओके, व्हाट इट इज सेइंग इज 3O प्लस 5M प्लस 9A, क्या बोल रहे हैं, इट इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस प्लस 6 मैंगोज प्लस 8 एप्पल्स। अब अगेन लाइक टर्म्स हम एक साथ लिख सकते हैं, तो A कैन कम टू दिस साइड, 9A माइनस 8A विल बी A एंड 3O जो है और 5M जो है वो राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, सो इट विल बी O प्लस M। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यू आर गेटिंग द सेम कंक्लूजन जो आपको इनिशियली मिला था, वही कंक्लूजन यहाँ पे मिल रहा है विच शोज दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इससे हमें ये पता चलता है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब हम सिमिलरली स्टेटमेंट 2 को भी हम चेक कर सकते हैं। वी कैन चेक फॉर स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट अस रीड इट एंड let us try to simplify it. It is saying statement number 2, the total cost of 1 orange and 1 mango is equal to the cost of 1 apple। and यही चीज हमने डिराइव करी थी इनिशियल इंफॉर्मेशन से, that O plus M is equal to A। तो ये डायरेक्टली वही चीज को ये लोग बोल रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा होगा कि 3 वेरिएबल्स है, बट एक्चुअली व्हेन यू डू इट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट आल्सो। ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में जो पूछा गया था, अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट्स। अब देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, पहले देखो दिस इज इनिशियल इंफॉर्मेशन, इनिशियल इनिशियल इंफॉर्मेशन
फिर एक क्वेश्चन है और फिर दो स्टेटमेंट्स है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डेटा सफिशिएंसी, जहां पर आपको बताना होता है कि जो गिवन क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए वेदर स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, वेदर स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, वेदर 1 अलोन इज सफिशिएंट ऑल्सो। तो ये अलग अलग ऑप्शंस आपको इस तरीके से गिवन होते हैं। अब हम पहले क्वेश्चन पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं इनिशियल, कि एक अमाउंट है वो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एक्स वाई जेड। हमें नहीं पता कितनी अमाउंट है और हमें यह भी नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड हो रही है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट किसने रिसीव करी है, विच आउट ऑफ द 3 रिसीव्ड द लीस्ट अमाउंट। ये क्वेश्चन है। अब मैं देखता हूं पहले स्टेटमेंट 1 और चेक करता हूं कि क्या मुझे सिर्फ स्टेटमेंट 1 से आंसर मिल जाएगा। अब देखो क्या लिखा है, एक्स रिसीव्ड, मान एक्स रिसीव्ड कितना 4/5, 4/5 ऑफ व्हाट, 4/5 ऑफ व्हाट वाई एंड जेड रिसीव टुगेदर। तो कह रहे हैं इट इज 4/5 ऑफ वाई प्लस जेड। अब 5 को इफ यू विल टेक टू द अदर साइड इट विल बी 5x इज इक्वल टू 4y प्लस 4z। बट अगेन यहां से आप ये नहीं बता सकते हो कि इनमें से लीस्ट अमाउंट किसने रिसीव किया है। इट्स नॉट पॉसिबल टू आंसर द क्वेश्चन यूजिंग स्टेटमेंट 1 अलोन। अब हम अगर स्टेटमेंट 2 को चेक करें, वो भी सिमिलर ही है कुछ, y रिसीव्ड 2/7 ऑफ x and z टुगेदर। बट अगेन इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई कर लो, इफ यू टेक 7 टू द अदर साइड तो इट विल बी 7y इज इक्वल टू 2x प्लस 2z। बट यहां से भी आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते कि लीस्ट अमाउंट किसने रिसीव किया होगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट अलोन। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंबाइन दीज टू एंड चेक। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम एक बार चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दैट यू हैव ओनली 2 इक्वेशंस बट यू हैव 3 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स 3 है, इक्वेशंस 2 हैं, बिकॉज जनरली 3 इक्वेशंस के लिए 3 वेरिएबल चाहिए होते हैं सॉल्व करने के लिए। बट एक्चुअली में हमें वैल्यू नहीं चाहिए, सॉल्व नहीं करना, हमें तो रिलेशन निकालना है कि विच इज बिगर विच इज लेस। तो उस केस में पॉसिबल हो जाता है कम स्टेटमेंट से भी। और हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू बी लिटिल स्मार्टर इन दिस क्वेश्चन। अब देखो हम ट्राई करेंगे एलिमिनेशन की, कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाए, कि इन दो इक्वेशंस में हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाएं और उससे एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 है और 5 है अगर आप कोफिशिएंट्स देखोगे, और यहाँ पे 2 और 2 है। तो हम इसको 4 अगर बनाने चाहें तो इस पूरी इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, LHS को भी RHS को भी, तो आपको कुछ कैंसिल करने का मिल जाएगा। लाइक 7y इंटू 2 हो जाएगा 14y। ठीक है, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4x, और 2z को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4z। अब आपके पास ये 2 इक्वेशंस हैं, आप देख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन, जैसे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें आप 4z को अदर साइड पे ले जाओगे तो हो जाएगा 5x माइनस 4y। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी अगर आप 4z को अलग रखोगे तो 4z कॉमन है, 4z इज इक्वल टू 14y माइनस 4x। अब ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं x और y के टर्म्स में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, what we can do now is, let me just show you, I will just equate these two, 4z is equal to 4z। तो मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूंगा। so this will be 5x minus 4y is equal to 14y minus 4x. Now x will go to the other side, 9x, and 4y will go to the RHS, 18y. So x comes out to be equal to 2y. x कितना है, twice of y। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि x is greater than y, ये तो बहुत क्लियर है हमें। ठीक है, लेकिन अभी हमें y और z का रिलेशन और z और x का रिलेशन नहीं पता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें जो रिलेशन मिल गया x इज इक्वल टू 2y, व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, या किसी भी इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो इफ आई जस्ट सब्सटीट्यूट इट, व्हाट इट विल बी 7y इज इक्वल टू, अब 2x की जगह क्या आ जाएगा 4y, क्योंकि x अगर 2y के बराबर है तो 2x 4y के बराबर है, इज इक्वल प्लस 2z। अब ये y और y तो आई विल टेक टू द अदर साइड, सो 3y इज इक्वल टू 2z, और z की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1.5y इफ यू टेक 2 टू द अदर साइड। तो z कितना है, 1.5 टाइम्स ऑफ, z भी बड़ा है y से। तो आप अगर ध्यान से देखो, x भी बड़ा है y से, z भी बड़ा है, विच मीन्स y शुड बी द लीस्ट। तो तीनों में से लीस्ट है y, इसका आंसर हमें मिल रहा है। लेकिन इसका आंसर करने के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट्स की जरूरत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, आंसर कर सकते हैं
बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, दोनों को हमें एक साथ यूज करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन को, तभी हम कर सकते हैं। सिंगल स्टेटमेंट से आंसर नहीं कर सकते, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है, एंड अगेन अ क्वेश्चन ऑफ डेटा सफिशिएंसी, ये भी डीएस का ही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट इनिशियल इंफॉर्मेशन होती है, एक क्वेश्चन होता है, और जनरली दो स्टेटमेंट्स होती है। तो इनिशियल इंफॉर्मेशन क्या है, अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स, एक पर्सन है वो 3 आर्टिकल्स खरीद रहा है पी क्यू आर, और तीनों का कंबाइंड कॉस्ट जो है वो ₹50 है, ठीक है। आर्टिकल क्यू जो है उसका कॉस्ट है ₹16। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि पी और आर की जो कंबाइंड कॉस्ट है वो है 50 - 16, यानी कि मतलब प्राइस, कंबाइंड प्राइस जो है वो 34 है, कंबाइंड प्राइस। लेकिन अब हमें ये नहीं पता पी कितना है और आर कितना है, और इनकी वैल्यू डेसिमल में भी हो सकती है, बिकॉज हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन कि ये नेचुरल नंबर्स है या होल नंबर है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में भी वैल्यू हो सकती है। अब क्वेश्चन में क्या है कि ये जो क्यू है इसकी वैल्यू लीस्ट है, आपको ये भी गिवन है, प्राइस 16 है और ये लीस्ट है, मतलब पी और आर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 16 से तो बड़ी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों 17 हो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, या फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये 16.9 हो, 17.1 हो, कुछ भी हो सकता है, बट बोथ ऑफ देम शुड बी ग्रेटर देन 16, बिकॉज क्यू जो है उसका प्राइस लीस्ट है। अब क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ पी, हमसे सिर्फ और सिर्फ पी का प्राइस पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे सिर्फ और सिर्फ पी का प्राइस पूछ रहा है। अब स्टेटमेंट 1 को पहले हम लोग रीड कर लेते हैं एक बार। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पी इज नॉट मोर देन आर, कि पी आर से बड़ा नहीं है, मतलब या तो बराबर है या छोटा है, तो लेस देन इक्वल टू आर। बात समझ में आ रही है कि पी का कॉस्ट आर से ज्यादा नहीं है, तो कम हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है। अब लेकिन यहां पे देखो, अगर ऐसा है तो बहुत सारे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। कैसे, P 16.9 हो सकता है, R 17.1 हो सकता है, P 16.8 हो सकता है, R 17.2, बहुत सारे n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इसमें। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 अलोन से आंसर नहीं मिल पाएगा। अब अगर मैं स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट 2 को एक बार चेक कर लूं, ओनली स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि R, कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन P, कह रहे हैं कि R की कॉस्ट उससे ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है मतलब आर की कॉस्ट या तो कम है पी से या उसके बराबर है। तो यहां पे भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है कि पी अगर 17.1 हो सकता है, ये 16.9 हो सकता है, इट कुड बी 17.2, इट कुड बी 16.8, इट कुड बी 17.3, तो बहुत सारे एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो अगेन स्टेटमेंट 2 अलोन से भी आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन बट इफ यू कंबाइन द टू स्टेटमेंट्स टुगेदर, अगर दोनों को कंबाइन कर दो, तो बेसिकली अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन कर दो तो आपको जो कंक्लूजन मिलेगा वो मिलेगा P इज इक्वल टू आर। अगर दोनों को कंबाइन कर दो कि R लेस देन इक्वल टू आर भी हो और ग्रेटर देन इक्वल टू P भी हो, तो उस केस में एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों बराबर हो, और दोनों बराबर होंगे तो ये भी 17 हो जाएगा और ये भी 17 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा प्राइस ऑफ आर्टिकल P इज ₹17। लेकिन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड यूज करके ही आंसर मिल पाएगा। तो आंसर अगेन यहां पे होगा ऑप्शन सी, दैट क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट नॉट अलोन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे चलेंगे। तो जैसे मैंने बताया, ये क्वेश्चंस को आप सिंप्लीफिकेशन की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, या बेसिकली कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज, अलग अलग चीजें हैं, बट बेटर टू, मैंने इसको अलजेब्रा में क्यों डाला है, बिकॉज अलजेब्रा एक ब्रॉडर एरिया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है और यहाँ पे वेरिएबल्स की बात हो रही है, तो इसलिए आई हैव पुट देम अंडर अलजेब्रा, बट मेनी प्लेटफॉर्म्स और मेनी कोचिंग वुड ऑल्सो पुट इट अंडर द टॉपिक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, 2024 का एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स 1 and 2। अगेन आपका क्वेश्चन ये डीएस का है, तो डीएस के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं हर साल कुछ ना कुछ, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि करेक्ट पूछा है, ये डीएस का नहीं है। ये डीएस जैसा दिख रहा है, देखो दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक डीएस होता है कि विच स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, और एक होता है करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, और सो यहाँ पे डीएसई है एक्चुअली। करेक्ट मतलब ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट है, तो एक्चुअली है ये डीएस का ही। अब क्वेश्चन देखते हैं, पी क्यू आर एन एस अपीयर्ड इन अ टेस्ट। एक टेस्ट में 4 लोगों ने अपीयर किया है, आपको इतना ही गिवन है कि 4 लोग हैं, उन्होंने टेस्ट में अपीयर किया है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ये इनिशियल इंफॉर्मेशन हो गई,
क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि हैज, क्या पी ने क्यू से ज्यादा स्कोर किया है? तो इसका आंसर या तो यस हो सकता है या फिर नो हो सकता है। क्या तो ज्यादा किया होगा या कम किया होगा, है ना। अगर बराबर भी किया होगा तो भी आंसर नो आएगा, ठीक है। मोर में ही सिर्फ यस आएगा, है ना। बात समझ पा रहे हैं आप? तो आपको इस क्वेश्चन का एक डेफिनेट आंसर मिलना चाहिए। तो पहले स्टेटमेंट 1 देखते हैं। द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड क्यू ने जो मार्क्स स्कोर किया, इसका जो सम है, इट इज इक्वल टू द मार्क्स स्कोर्ड बाय आर एन एस। ये आर और एस के बराबर है। लेकिन इस इक्वेशन से हम ये पता नहीं लगा सकते कि पी क्यू से बड़ा है या छोटा है। हम इसका आंसर यस नो में आंसर नहीं कर सकते। वी डोंट नो, देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर। तो एक डेफिनेट आंसर नहीं मिल पाएगा फ्रॉम ओनली स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड एस, कह रहे हैं कि पी और एस ने जो मार्क्स स्कोर करें, इसका जो सम है, इट इज मोर देन द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय क्यू एंड आर। ये क्यू और आर के कंबाइंड मार्क्स से ज्यादा है। लेकिन यहां से भी अगर स्टेटमेंट 2 अलोन की बात करो, क्या आप कह सकते हैं, कैन यू टेल मी कि P इज ग्रेटर देन Q? देखो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि P ग्रेटर भी हो सकता है Q से, लेस भी हो सकता है, बिकॉज कंबाइंड बड़े हैं Q और R से। लेकिन इंडिविजुअली हमें नहीं पता वेदर P इज ग्रेटर और Q इज ग्रेटर, वो आप कंक्लूड यहां से नहीं कर सकते हो। तो स्टेटमेंट 2 अलोन भी जो है आपको आंसर नहीं दे पाएगी। ओनली स्टेटमेंट 2 से भी आंसर नहीं मिल सकता। वेरी क्लियर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंबाइन द टू स्टेटमेंट्स। ये जो दो चीजें हैं, हम ट्राई कर सकते हैं कि क्या इनको कंबाइन करके हम किसी आंसर तक पहुंच सकते हैं क्या। वी कैन ट्राई इट आउट, ठीक है। तो जैसे कि आप अगर यहां पे लेट से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम p की जगह हम वैल्यू, p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, p इज इक्वल टू आर प्लस एस माइनस क्यू। अगर इसको सब्सटीट्यूट कर दो p की जगह, तो r प्लस एस माइनस क्यू, और ये क्या है प्लस एस, ये कंबाइंड जो है दिस इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर। अब यहां पे इसको सॉल्व करोगे, सो इट विल बी आर माइनस क्यू प्लस टू एस इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर। अब यहां से आर और आर दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इफ यू टेक क्यू टू द अदर साइड, इट विल बी 2s ग्रेटर देन 2q, विच मींस s इज ग्रेटर देन q। तो s ग्रेटर देन q है। हमें दोनों को यूज करके, दोनों स्टेटमेंट को यूज करके हमको एक रिलेशन मिल गया है। क्या मिल गया है? हमको रिलेशन मिल गया है दैट s इज ग्रेटर देन q। लेकिन हमको p और q का रिलेशन चाहिए था। गेटिंग इट? हमको s और q का रिलेशन नहीं चाहिए था। अभी हमें देखो, मैं आपको शो कर देता हूं, हमें क्या रिलेशन मिल गया। हमको रिलेशन मिल गया है दैट s इज ग्रेटर देन q। अब यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है, जब ये दोनों बराबर हैं और अगर s बड़ा है q से, तो r शुड बी लेस देन p। ये बात समझना, एक वैल्यू अगर बड़ी है दूसरी से तो दूसरी छोटी होगी, तभी ये बराबर होंगे। लेकिन यहां से भी हमें p और q का रिलेशन नहीं मिल पाएगा। आप और कोई वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करके ट्राई करोगे तब भी आंसर नहीं मिल पाएगा। आप चेक खुद कर सकते हैं। यू विल नॉट गेट द रिलेशन बिटवीन p एंड q। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग, दोनों को यूज करके भी आपको आंसर यहां पर नहीं मिल पाएगा। आगे चलेंगे। अब ये क्वेश्चन है 2023 का, 24 के हमने क्वेश्चन सारे यहाँ पे यहां तक देख लिए हैं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज P ग्रेटर देन Q। क्या P जो है वो Q से बड़ा है? ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अगेन अ क्वेश्चन ऑफ डेटा सफिशिएंसी। स्टेटमेंट 1, अब यहाँ पे कोई इनिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये जरूरी नहीं होता कि हर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में इनिशियल इंफॉर्मेशन हो। इट्स नॉट नेसेसरी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि क्या P बड़ा है Q से, तो अगेन इसका आंसर हमें डेफिनेट यस या डेफिनेट नो चाहिए। स्टेटमेंट 1 देखो, P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0। बट अगेन यहां से आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 4, ये मान लो ये 4 है और ये 3 है, ये 0 नहीं होने चाहिए। इनमें से कोई भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बिकॉज दे आर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0। बट यहाँ पे एनी वैल्यू कैन बी बिगर, एनी वैल्यू कैन बी स्मॉलर। इवन बोथ नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमें कुछ क्लियर नहीं पता विच इज बिगर। तो स्टेटमेंट 1 अलोन से आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। वेरी वेरी क्लियर। अब स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 अलोन की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 अलोन क्या कह रहा है कि भाई p स्क्वायर जो है ना, इट इज ग्रेटर देन q स्क्वायर। बट अगेन यहां पर भी मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो सकती हैं।
देखो आप इसमें ऐसा, इसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्क्वायर रूट करके आप बोल दो सर पी ग्रेटर देन क्यू, क्योंकि रूट जब निकालोगे तो नेगेटिव रूट भी निकलेगा, पॉजिटिव रूट भी निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं कि मान लो पी स्क्वायर की वैल्यू मान लो 16 है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू मान लो 9 है, तो ये बड़ा है तो मैं बोल सकता हूं 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 स्क्वायर, या बोल सकते हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम क्या है कि मतलब बेसिकली मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर पी स्क्वायर की वैल्यू, बात समझना, अगर पी स्क्वायर की वैल्यू 16 है और क्यू स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर। लेकिन पी की दो वैल्यूज हैं 4 और -4, और क्यू की भी दो वैल्यूज हैं 3 और -3। तो अगर आप पी और क्यू को यहां से कंपेयर करोगे तो आपको कुछ क्लियर रिलेशन नहीं मिल रहा। पी छोटा भी हो सकता है, अगर पी -4 हो जाए और क्यू 3 हो जाए तो पी लेस देन क्यू भी हो सकता है, और अगर पी 4 हो जाए तो वो ग्रेटर देन क्यू भी हो सकता है। तो अगेन वी डू नॉट हैव अ डेफिनेट आंसर। और अगर आप इन दोनों को भी कंबाइन कर दो, दोनों स्टेटमेंट को भी अगर हम कंबाइन कर दें, लेट्स से, देखो अब अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे, मेरी बात समझना, अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे तो उस केस में भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो ये दोनों 4 और 3 वैल्यू हो जाए, तो 4 और 3 हो जाएगी तो पी ग्रेटर देन क्यू हो जाएगा, और अगर -4 -3 वैल्यू हो जाए एक पेयर तो उसमें पी लेस देन क्यू हो जाएगा। तो दोनों को कंबाइन करके भी एक आंसर नहीं मिल रहा, यस भी मिल रहा है, नो भी मिल रहा है, एक फिक्स आंसर नहीं मिल पा रहा है। द आंसर विल बी क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड, ऑप्शन डी, आंसर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर टू एवरीवन? आगे चलेंगे। 2023 में क्वेश्चन आया था, इन अ पार्टी 75% टुक टी, एक पार्टी में 75% टुक टी, 60% टुक कॉफी एंड 15% टुक बोथ टी एंड कॉफी। तो एक पार्टी में, इसको अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू शो करूं तो एक आपका टॉपिक है सिलेबस में सेट थ्योरी या सेट एंड यूनियन, तो इसमें उसका कॉन्सेप्ट भी हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, अलजेब्रा के साथ साथ। तो यहां पर है कि 75 ये मान लो टी लाइकिंग पर्सन है, ये कॉफी ड्रिंकिंग पर्सन है, तो 15 लोगों ने दोनों चीजें टेस्ट करी या दोनों चीजें ड्रिंक करी। अब टी वाले 75 है, तो ये टोटल 75 है, बिगर सर्कल, तो अंदर वाला हो जाएगा 60, तो 60 + 15 होता है 75। बात समझ में आ रही है? अब 60 लोगों ने अगर कॉफी ली है तो दिस शुड बी 45, तभी 45 + 15 होगा 60। और क्या बोल रहे हैं, नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी। अब कुछ लोग मिल्क भी प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन मिल्क जो प्रेफर कर रहे हैं वो टी प्रेफर नहीं करते, तो मिल्क वालों को कुछ हम ऐसा बना सकते हैं, कॉफी के साथ कॉमन बना सकते हैं, उनको टी के साथ कॉमन नहीं बना सकते, बिकॉज मिल्क लाइकिंग पीपल, मिल्क ड्रिंकिंग पीपल जो है वो कॉफी नहीं पी रहे हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, ईच पर्सन टेक एटलीस्ट वन ड्रिंक, हर कोई पर्सन कम से कम एक ड्रिंक तो ले रहा है। तो मान लेते हैं, अच्छा आगे पढ़ते हैं अभी, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, जैसे हम इसमें ये भी कर सकते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी, कितने लोगों ने पार्टी अटेंड करी है। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, ये भी आपका डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे स्टेटमेंट 1, बेसिकली यहाँ पे ये इनिशियल इंफॉर्मेशन थी, ये क्वेश्चन हो गया, और ये आपकी दो स्टेटमेंट। क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, 50% टुक मिल्क, 50 लोगों ने मिल्क लिया, लेकिन अब आपको ये नहीं पता, देखो आपको बोल रहे हैं टोटल, ये जो सर्कल है ये टोटल 50 है, ये टोटल 50 है, लेकिन इसमें जो मिल्क कॉफी दोनों लाइक कर रहे हैं और जो सिर्फ मिल्क लाइक कर रहे हैं वो अभी आपको नहीं पता। बात समझ में आ रही है? वो हमको नहीं पता, तो इसीलिए टोटल निकालना, टोटल सबका टोटल निकालना पॉसिबल नहीं है, स्टेटमेंट 1 से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट 2 को देखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन, देखो इसमें हम एक चीज क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक चीज क्या कर सकते हैं कि व्हाट वी कैन डू इज, इस सर्कल को हम कुछ ऐसे बना लेते हैं। तो अगर ये टोटल पीपल लाइकिंग मिल्क को अगर मैं x मान लूं, ठीक है, तो यहां पे आप, या बेसिकली आप इसको भी x मान सकते हैं, दिस वैल्यू जिनको दोनों पसंद है आप उसको x मान के भी कर सकते हैं। हम इसको भी सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं। अब देखो अगर ये x होगा ना तो ये 45 - x होगा, ये भी बात समझना, क्यों, क्योंकि 45 मैंने लिया था, आई हैड अर्लियर टेकन 45 टू बी दिस एरिया टोटल, लेकिन मैंने ये कॉमन एरिया दे दिया है x, मान लिया है x, जिनको मिल्क और कॉफी दोनों पसंद है। अभी x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको x मान लिया, तो ये हो गया 45 - x। अब स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी, मान लो वो क्या है, जो भी है, जो नंबर ऑफ पीपल जो है जिन्होंने पार्टी अटेंड करी है, ठीक है, वो कितना है, इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली। अब ये लोग वो हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ मिल्क पसंद है, क्या पसंद है, जिनको
सिर्फ और सिर्फ मिल्क पसंद है। तो मान लो ये जो जिनको सिर्फ और सिर्फ मिल्क पसंद है, मान लेते हैं दैट वो लोग हैं वाई, वो लोग हैं वाई। तो टोटल पीपल इन द पार्टी हो गया 5y। तो 5y किसके बराबर हो गया 60 प्लस सारी वैल्यूज प्लस कर दो, प्लस 15 प्लस ये कितना है 45 माइनस x प्लस ये कितना है x प्लस ये कितना है y। इन सबको मैंने प्लस कर दिया। तो y विल गो टू दी अदर साइड। तो ये हो गया 4y और यहां से माइनस x और x कैंसिल हो गए, ठीक है। तो दिस इज 60 105 120 और यहां से y की वैल्यू आ गई 30। तो जिनको सिर्फ मिल्क पसंद है उनकी वैल्यू कितनी है 30। यहां से y की वैल्यू आ गई और हमसे क्या निकालना है, हाउ मेनी पीपल अटेंडेड द पार्टी। टोटल नंबर ऑफ पीपल है 5y और 5y की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 150। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 से ही हमको आंसर मिल पा रहा है, ओनली स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन ओनली 2 से आंसर मिल रहा है। अब ऑप्शंस देख लो, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर। तो ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए कि ओनली 2 से मिल रहा है वन ऑफ द स्टेटमेंट, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट से आंसर नहीं मिल रहा। बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर, ईदर का मतलब होता है 1 से भी आंसर मिल रहा है 2 से भी आंसर मिल रहा है, लेकिन 1 से आंसर नहीं मिल रहा है। तो बाकी ऑप्शंस भी आप चेक कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स हैं और वो ये 5 अलग अलग वेट है, 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 25, इनके 5 अलग अलग वेट कैटेगरीज हैं, ठीक है, सिल्वर कॉइन्स। अब पूछ कर रहे हैं कंसिडर, बोल रहे हैं 2 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ऊपर में से, ठीक है। अब पढ़ते हैं, कह रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट टू बाय 78 ग्राम, अगर आपको 78 ग्राम कॉइन्स खरीदने हैं इतने वेट के, तो आपको कम से कम 7 कॉइन्स खरीदने पड़ेंगे। अब देखो हम चेक करते हैं कि क्या ऐसा है। देखो 78 के लिए मुझे एक 50 ग्राम का कॉइन लेना पड़ेगा, 50 इंटू 1। 25 का अगर मैं एक ले लूंगा, उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, फिर 75 ग्राम का वेट हो जाएगा, फिर मेरे पास 3 ग्राम का 1 ग्राम का कोई वेट है नहीं, है ना। तो इसलिए 50 का एक मैं ले सकता हूं, आई कैन टेक 1 कॉइन ऑफ 50। 25 का हम पॉसिबल नहीं है, नहीं ले सकते, बट वी कैन टेक 10 ग्राम का, हम 10 ग्राम का ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एटलीस्ट बोला है कि कम से कम 7, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, एटलीस्ट 7। 10 ग्राम के अगर मैं 2 ले लेता हूं, यहां से वेट हो गया 50, यहां से हो गया 20, और कॉइन्स भी आप देख सकते हो 1 कॉइन और 2 कॉइन, 3 कॉइन्स मैं ले चुका हूं। अब 78 बनाने के लिए मैं 2 कॉइन्स, 2 ग्राम के जो कॉइन्स हैं वो मुझे 4 लेने पड़ेंगे, तब होगा 8। तो यहां से टोटल वेट हो गया 78, तो 4 2 7, तो 7 कॉइन्स कम से कम हमको चाहिए, बिल्कुल सही है। देखो आप कुछ और कॉम्बिनेशन ही बना सकते हो, कैसे 50 का एक ले लो, फिर 5 के आप लेट से 4 कॉइन्स ले लो, लेकिन उन सब केसेस में आपके 7 से ज्यादा हो जाएंगे। तो मिनिमम आपके 7 कॉइन्स यही होगा, 50 का 1, 10 का 2, 2 का 4, उससे कम में आप नहीं कर सकते, 78 ग्राम्स को नहीं आप बाय कर सकते, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड क्या है कि टू वे, देखो बाय और वे में वेट में फर्क होता है, एक होता है उसको तोलना, एक होता है खरीदना। कि कह रहे 78 ग्राम अगर आपको तोलना है, वे करना है इन कॉइन्स को यूज करके, तो आप 7 से कम कॉइन्स भी यूज कर सकते हो। देखो ये बात बिल्कुल सही है। कैसे सही है, मेरी बात समझना, कि अगर हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम एक 50 ग्राम का एक कॉइन लेते हैं, ठीक है, हम लेट से 10 ग्राम के ले लेते हैं 3 कॉइन्स, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं 2 ग्राम का 1 कॉइन। कितने कॉइन्स हो गए, अगर आप देखोगे 5 कॉइन्स। और इन देखो तो हम क्या करेंगे, 50 का 1 मतलब 50 ग्राम, और 10 के 3 कॉइन्स लेंगे तो 30 ग्राम। तो वेट जो होता है आपका, उसकी 2 साइड्स होती हैं। मान लो एक जगह मैं ये 80 ग्राम्स के कॉइन रख देता हूं, और एक जगह अगर मैं 2 ग्राम बेसिकली रख देता हूं, तो ये मेरा 78 ग्राम का बन जाएगा वे करने के लिए। मतलब इस तरीके से आप इसको भी समझ सकते हैं। वे करने के लिए आप अदर साइड पे 2 ग्राम्स रख दोगे और यहाँ 80 रख दोगे, तो वो बैलेंस नेट इफेक्ट कितना होगा, 80 माइनस 2 इज इक्वल टू, तो 78 ग्राम को वे करने के लिए तरीका है। तो वे करने के लिए हम 5 कॉइन से भी वे कर सकते हैं, 6-7 से कम से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। आगे चलेंगे। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2022 का क्वेश्चन है। अब एक बिल है कितना, 1840 का बिल है, जिसको आपको पे करना है 50 के डिनोमिनेशन में, 20, 10 एंड तीन डिनोमिनेशन है, 50 के नोट, 20 के नोट और 10 के नोट, इसमें आपको पे करना है। और आपके जो टोटल नोट्स आप यूज कर सकते हो वो है 50 नोट्स वी हैव यूज्ड इन टोटल, तीनों के मिला के 50 नोट्स। अब क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स है, आपको बताना क्या है,
कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो आप एक तो ये चीज ध्यान रखना कि मान लो 50 वाले जो नोट्स हैं उनका नंबर है x, मान लो 20 वाले जो नोट्स हैं उनका नंबर है y, और 10 वाले जो नोट्स हैं उनका नंबर है z, ऐसे मान लो। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू कितनी है, अगर आप समझोगे 50 है, और 50x अगर मल्टीप्लाई कर दो नंबर को उनके डिनोमिनेशन से, तो वहां से आपको मिल जाएगी टोटल अमाउंट। ये दो इक्वेशन ही है हमारे पास, वी हैव दीज टू इक्वेशंस ओनली। इतना समझ में आपको आ रहा होगा। अब मैं देखता हूं पहली स्टेटमेंट, 25 नोट्स ऑफ 50 कह रहे हैं कि जो 50 वाले नोट्स है ना, ये हमने जो 50 वाले नोट्स हैं 25 नोट्स हमने यहाँ पे यूज कर लिया। मान ये कह रहे हैं कि मान लो x की वैल्यू, मान लो x की वैल्यू 25 है, तो ये हो गया 25, और रिमेनिंग जो है वो 20 और 10 के नोट्स हैं, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 1250। तो बचा अमाउंट कितना, तो अमाउंट बच गया 1840 माइनस 1250, तो ये आपका आ जाएगा 590 रुपीज बच गए। और 25 नोट्स यहाँ यूज कर लिए, तो ये नोट्स की कितने बच गए हमारे पास, 25 नोट्स और बच गए, तो y प्लस जेड की वैल्यू बच गई 25। ठीक है, और ये जो है बेसिकली 20y प्लस 10z, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 590। ठीक है, अब बात समझ पा रहे हैं, हमने x को हटा दिया, x की वैल्यू को 25 डालकर हमने उसको दोनों इक्वेशन से हटा दिया और कुछ नहीं करा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो 20y प्लस 10z, इसकी वैल्यू कितनी है 590, अभी हमने माइनस करके निकाल लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आपको बेसिकली वैल्यू निकालनी है, आपको चेक करना है कि हम, तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे, चेक कैसे करोगे, अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा सर ये दो इक्वेशंस है, लेकिन दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स हैं, तो चेक करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट कि दो इक्वेशन और दो वेरिएबल। देखो मैं आपको बता दूं आप कैसे चेक कर सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू कि जो सेकंड इक्वेशन है इसको या तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। ठीक है, 10y प्लस 10z, क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मैं इसके बराबर बना रहा हूँ, 10y इज इक्वल टू 10z इज इक्वल टू 250। तो अब ये दो इक्वेशन को अगर आप यूज करो, माइनस प्लस कुछ करो, तो माइनस करो जैसे, तो 20 माइनस 10y, और 590 माइनस 250 कितना होगा, बेसिकली दोनों इक्वेशंस को अगर मैं दोनों इक्वेशंस को अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, इनको सब्ट्रैक्ट, तो दिस विल बी 10z माइनस 10z, और ये हो जाएगा 590 माइनस 240 कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी 340। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 34, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज y प्लस जेड, हमारे पास 25 नोट ही बचे हैं, 25 तो ऑलरेडी यूज हो गए, तो y की वैल्यू 34 कैसे हो सकती है, y की वैल्यू तो 25 से कम होनी चाहिए ना, कि y प्लस जेड मिलाकर 25 होने चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप बोलोगे सर आंसर तो आ रहा है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि y प्लस जेड 25 है, 25 नोट ही बचे हैं, तो इसलिए हमें एक वैलिड आंसर नहीं मिल रहा, दिस इज इम्पॉसिबल ना, तो गलत है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। कि अगर 25 के 50 नोट 25 नोट यूज कर लोगे 50 डिनोमिनेशन के 50 रुपीज वाले, तो आप फिर बाकी अमाउंट फुलफिल नहीं कर पाओगे, है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा फर्स्ट तो गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हो गई इनकरेक्ट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आते हैं, इसलिए सीसेट जैसे एग्जाम में चॉइस ऑफ क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, बिकॉज आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्वालिफाइंग पेपर है, हमको इजी एंड डुएबल क्वेश्चन ही करने हैं एग्जाम में, तो ये चॉइस हमें करनी होती है। तो x इज इक्वल टू 25, तो बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बेटर टू स्किप, है ना, टाइम काफी ले लेगा क्वेश्चन, या फिर इसको सेकंड राउंड में करना चाहिए जब टाइम हमारे पास बच जाए, लास्ट में हम बाकी क्वेश्चंस कर चुके हो। नेक्स्ट क्या है, 35 नोट्स ऑफ 20। अब 20 का मतलब y, तो y की वैल्यू यहाँ पे बोल रहे हैं 20, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे 35, बेसिकली 20 इंटू 35, ये जो है 20 इंटू 35 करोगे तो ये आ जाएगा 700। तो यानी कि ये तो हो गए हमारे पास 35 नोट्स हो गए, y के तो हमारे पास हो गए 35 नोट्स, ऐसा बोल रहे हैं। तो x और z कितना बच गया, यहाँ से x और प्लस z बच गया 15 नोट्स, ठीक है, और 50x, बात समझना, प्लस 10z, y हम हटा रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 1840 में से 700 हटा दो 1140, तो ये दो इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास। अब अगेन इनको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे आप इसको पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10x प्लस 10z इज इक्वल टू 150। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, इनको माइनस करोगे तो ये जाएगा 40x इज इक्वल टू 990, बट यहां से आपको x की कोई होल नंबर वैल्यू नहीं मिलेगी। देखो x y z की वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ नोट्स है, तो यहां से हमको होल नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी गलत है। सिमिलरली आप थर्ड को भी चेक करना, थर्ड में भी आपको प्रॉब्लम क्या मिलेगी कि जो रिमेनिंग नोट्स होंगे उसकी वैल्यू फिर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो तीनों वैल्यू सिमिलरली चेक करना है आपको, ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनकरेक्ट निकल कर आएंगी, सो ऑप्शन डी वुड बी द
करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन वन साइड ऑफ अ 1.01 लॉन्ग रोड, एक रोड है जिसकी लेंथ है 1.01 किलोमीटर। अगर इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1010 मीटर्स की इतनी लंबी रोड है। इस रोड पे 101 प्लांट्स आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस। इस लंबी रोड पे, ये रोड है मान लो, इस लंबी रोड पे हमने कितने प्लांट्स लगा दिए हैं? 101। तो ऐसे करके बहुत सारे, ऐसे करके हमने 101 प्लांट्स लगा दिए हैं। लेकिन एक बात समझना, दो प्लांट, ये जो डिस्टेंसेस होंगे बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्लांट्स, वो कितने होंगे? प्लांट्स 101 है, लेकिन डिस्टेंसेस जो होंगे वो होंगे 100 डिस्टेंसेस, बिकॉज दो प्लांट्स तो लास्ट में आ जाएंगे ना, तो 100 डिस्टेंसेस आएंगे। बेसिकली 1010 को अगर आप इस 100 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा दो प्लांट्स के बीच का डिफरेंस। तो ये आ जाएगा आपका 10.1 मीटर। दिस इज द डिफरेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लांट्स, टू कंसेक्यूटिव प्लांट्स। अब पूछा क्या है? टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स। अब देखो 5 अगर कंसेक्यूटिव प्लांट्स हैं तो डिस्टेंस तो 4 होंगे ना, 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, 4 डिस्टेंस। एक डिस्टेंस 10.1 मीटर है, ये अभी हमने निकाल लिया, तो इसको इंटू 4 कर दो तो 40.4। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें गलती हो सकती है काफी लोगों से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 40.4 मीटर। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2022 का ही क्वेश्चन है। ये देख लेते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। ए हैज सम कॉइन्स, ए के पास कुछ कॉइन्स हैं, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। वो ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स, इस उसमें से आधे कॉइन्स को दे देता है और 2 एक्स्ट्रा भी देता है। उसके पास जितने भी है, मान लो अगर उसके पास 100 है तो 50 देता है बी को और 2 और दे देता है, तो मतलब 52 दे देता है। तो उसके पास 48 बच जाएंगे एक्चुअली, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या दे रहे हैं? सिमिलरली ये प्रोसेस चलता रहेगा अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स, उसके पास जितने, जैसे इस केस में बी के पास 52 आ गए थे, तो वो 26 दे देगा सी को और 2 और दे देगा 28। तो उसने बेसिकली 28 माइनस कर दो, उसके पास अब 24 रह गए और सी के पास हो गया 28। ऐसा कुछ है क्वेश्चन, मैं समझा रहा हूं आपको, ये आंसर नहीं है। सी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स टू डी एंड 2 मोर, वही चल रहा है। फिर लास्ट में क्या गिवन है? डी जो है ना, द नंबर ऑफ कॉइन्स डी हैज नाउ इज द स्मॉल लास्ट। तो फाइनली डी के पास जो कॉइन्स है, इट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10 होता है, तो कोई भी बता देगा, सिंपल। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी कॉइन्स डज ए हैव, ए के पास स्टार्टिंग में कितने कॉइन्स थे? तो देखो इसमें अब आप अगर ऐसा करो कि ए को मान लो नंबर ऑफ कॉइन्स n है, फिर करो तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये, अगर आप स्टार्टिंग से चलोगे। तो ऐसे क्वेश्चन में उल्टा चलना, बैकवर्ड्स करना इज मोर हेल्पफुल। काफी क्वेश्चन में बैकवर्ड्स कई बार हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम डी से शुरू करते हैं कि डी के पास भाई 10 कॉइन्स हैं, और हमें पता है कि जो डी के पास जितने भी कॉइन्स है ना, 10 है यहाँ पे, हमें क्या पता है कि वो किसके बराबर है? सी ने हाफ अपने दे दिए थे और 2 और दे दिए थे। सी ने क्या किया था? हाफ दे दिए थे और 2 और, तो इसके बराबर था, इसके बराबर होना चाहिए डी के कॉइन्स। तो यहां से आप निकालोगे सी की वैल्यू, कैसे निकालोगे? तो ये 2 चले जाएगा अदर साइड पे, दिस विल बी 8 इज इक्वल टू सी बाई 2, तो सी की वैल्यू आ गई 16। अब सी से निकालेंगे बी की वैल्यू, कैसे? कि जो सी के पास कॉइन्स है ना, वो b बाई 2 प्लस 2 है। बी ने अपने आधे कॉइन्स दे दिए थे और 2 और दे दिए थे। ये सी की वैल्यू कितनी है? 16, अभी हमने यहाँ पे निकाला। तो यहां से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो, b बाई 2 प्लस 2, तो हो जाएगा 14 इज इक्वल टू b बाई 2, और b की वैल्यू यहां से आ जाएगी 28। अब यहाँ b को यूज करके हम जो है a की वैल्यू निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बैकवर्ड्स हम लोग जा रहे हैं। अब b की वैल्यू कितनी होगी? b की जो वैल्यू है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स विद b इज इक्वल टू a बाई 2 प्लस 2, a बाई 2 प्लस 2। अब यहां पर b की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी? 28, तो 28 इज इक्वल टू a बाई 2 प्लस 2, तो दिस इज 26 इज इक्वल टू a बाई 2, एंड a की वैल्यू आ गई 52। तो a के पास कितने कॉइन्स थे इनिशियली? 52, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द लास्ट क्वेश्चन गाइस फॉर टुडे, और ये 2022 में ही पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 5 फ्रेंड्स, 5 दोस्त हैं, P Q X Y Z, ये 5 फ्रेंड्स हैं। इन्होंने दे परचेज सम नोटबुक्स, इन्होंने कुछ नोटबुक्स खरीदी। किसने कितनी खरीदी अभी ये नहीं पता। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या गिवन है? Z परचेज, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है लिख लो। Z परचेज, Z इज इक्वल टू 8 नोटबुक्स मोर देन X, ठीक है।
देन P एंड Q टुगेदर परचेस्ड 21 नोटबुक्स, एक इक्वेशन आ गई। देन Q परचेस्ड 5 नोटबुक्स लेस देन P से 5 कम, क्या कह रहे हैं, P से 5 कम, P माइनस 5। अब आप क्या इन दोनों को यूज करके, अगर मैं यहीं पे रुक जाऊं अभी, इन दोनों को यूज करके आप निकाल सकते हो, वैल्यूज निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं कि Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो P प्लस P माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 21। तो 2P की वैल्यू आ जाएगी 26 और P की वैल्यू यहां से आ जाएगी 13। तो जो फाइनल वैल्यूज मिल रही हैं इनको मैं अलग कलर से सर्कल कर देता हूं ताकि आपको, तो P की वैल्यू आ गई 13। यहां से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो। Q क्या है, P माइनस 5, तो Q की वैल्यू यहां से आ जाएगी 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8। तो P की वैल्यू मिल गई है और हमें Q की वैल्यू मिल गई है। क्वेश्चन में एक बार देख लो, क्वेश्चन में क्या है, इफ ईच नोटबुक इज 40, टोटल कॉस्ट निकालना है। तो पहले नंबर ऑफ नोटबुक्स तो निकाल लें, अभी तो P और Q की नोटबुक्स आई हैं, बाकियों की निकालनी है। आगे पढ़ो, X एंड Y टुगेदर परचेज 28, कह रहे हैं X प्लस Y जो है ना ये है 28, लेकिन अभी मुझे X नहीं पता, अभी मुझे Y भी नहीं पता। आगे पढ़ो, P परचेज्ड 5 नोटबुक्स मोर देन X, ठीक है। अब देखो यहां से आपको P की वैल्यू पता है 13, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहां से X की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आएगी, X की वैल्यू आ जाएगी यहां से 8, तो X की वैल्यू आ गई 8। अब अगर X 8 है तो यहां से Y की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, Y की वैल्यू आ जाएगी 20। और Z निकाल सकते हो आप, अगर X की वैल्यू है तो यहाँ पे X को अगर आप 8 डाल दोगे तो Z की वैल्यू आ जाएगी 16। तो सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब इन सारी नोटबुक्स के नंबर को पहले प्लस कर दो, या व्हाट आई एम सेइंग इज P 13 प्लस 8 21, देखो लिख लो 13 प्लस 8, ठीक है, ये P की वैल्यू 13 है, Q की वैल्यू 8 है, X की वैल्यू है 8, अगेन Y की वैल्यू है 20 और Z की वैल्यू है 16। इन पांचों को अगर आप प्लस करोगे, पांचों वैल्यूज को, तो 13 प्लस 8 21 प्लस 8 29, 49 और 59 65, तो इन सम का सब आ रहा है 65। तो बेसिकली 65 नोटबुक्स हैं कलेक्टिवली सबने जो बाय करी हैं, और एक नोटबुक का प्राइस है 40, तो 65 को अगर आप 40 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2600। तो सबका जो कलेक्टिव कॉस्ट है, जो प्राइस है नोटबुक्स का, वो आ गया 2600, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस दिस कंप्लीट्स आर चैप्टर ऑफ एलजेब्रा। PYQs हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो देन डू हिट द लाइक बटन। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। इसके अलावा यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर फीडबैक, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, और ऐसा कोई टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं, लेकर आऊं, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो ऑन दैट नोट वी विल एंड इट हियर। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर जाकर चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा CSET का। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग हार्ड, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।